ईरान इजराइल जंग जो है, ईरान पर जंग थोपी गई, अल्दो ईरान जवाब दे रहा है, और आज जो अटैक हुआ है, जो मिसाइल जो है वो दागे गए हैं, उससे दुनिया बड़ी हैरान है कि ईरान के पास क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं। सूरत हाल क्या है सर वहाँ पे? आपके रब्ते हैं ईरान में और आप बड़ी करीब से जो है इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं, रिपोर्ट भी कर रहे हैं, तो सूरत हाल जा किस तरफ रही है? ईरान स्टैंड कर रहा है, ईरान खड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि आपने दावत की। देखिए, मैं एक मुकदमा कहना चाह रहा हूँ। तारीख़ की सबसे आवारा और बदनाम कौम ने दुनिया की महज़्ज़ब तरीन तमद्दुन के ऊपर और कदीम तरीन तहज़ीब के ऊपर हमले किए जी। ईरान वाहिद मुल्क है जहाँ आम इंसानों से पहले उनकी फ़ौज के सरबराह और सिपाह पासदारान के कमांडर शहीद होते हैं। दूसरी जंग अजीम में जनरल साहब भी बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे एक जर्मन ने एक ब्लिट्ज़क्रीग के नाम से इन्होंने एक इस्तिलाह ले आए। वो ये था कि हम शॉकिंग अटैक करेंगे और विद इन फ्यू आवर्स किसी भी शहर या मुल्क के ऊपर कब्जा करेंगे। 13 जून सुबह इसराइल ने यही ब्लिट्ज़क्रीग टैक्टिक इस्तेमाल करके 10 ईरानी कमांडर्स को शहीद किए, जिनमें IRGC के कमांडर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और 8 और भी हाईएस्ट अथॉरिटी कमांडिंग ऑफिसर्स थे। उसके साथ साथ इन्होंने 8 एटॉमिक साइंसदानों को शहीद की और इनको लगा कि अब मफलूज होगा यह मुल्क। विद इन 15 आवर्स, 15 घंटों के अंदर आप देख लें कि तकरीबन 120 मिसाइल्स फायर किए गए हैं, दाग दिए गए हैं तेल अवीव के ऊपर। और उसके बाद सुप्रीम लीडर ने नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उसके साथ IRGC के नए कमांडर्स को अपॉइंट किया। अभी जो खबर हमारे पास है, कल रात भी बात हो रही थी कि ईरान की हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में 10 बंदों का एक चेन ऑफ कमांड्स बनी हुई है कि अगर आप शहीद होते हैं तो आपकी बारी है, आप शहीद होते हैं तो आपकी बारी है। तो पिछले 6 दिन में जो ब्लिट्ज़क्रीग का टैक्टिक था वो अब एक बिल्कुल मुकम्मल और वॉर ऑफ एट्रिशन की तरफ जा रहा है, एक फरसाइशी जंग की तरफ जा रहा है, जिसमें ईरान डेली बेसिस पे 15 से 20 लेटेस्ट मिसाइल यूज कर रहा है। ये इन्होंने सबसे पहले अपने मिसाइल इस्तेमाल की जो तकरीबन 15 से 20 साल पुराने स्टॉक थे जी। जो कल सुबह जो मिसाइल आज सुबह जो मिसाइल इस्तेमाल किया, ये सज्जील 2 और खैबर के नाम से जाना जाता है, एंड इट इज ए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अच्छा जी। और ये बहुत ही प्रिसीजन के साथ हिट किया जाता है, 2000 किलोमीटर जो है मोर देन 2000 किलोमीटर, और उसकी प्रिसीजन -+10 मीटर है। अच्छा, यानी अगर आप किसी बिल्डिंग के ऊपर इसको टारगेट करते हैं तो -+10 मीटर के साथ इतनी प्रिसीजन के साथ ये गिरता है। तो ईरान, एक अच्छी खबर शायद ये भी है कि जहां ईरानी जनरल्स और ईरानी सुप्रीम लीडर अपने फुल ताकत के साथ डिफेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, साथ साथ में अटैक भी कर रहे हैं। खबर मिली है कि कल सुबह इंशाअल्लाह अरागची साहब, द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, विल विजिट जिनेवा। वो जिनेवा जा रहे हैं और यूरोपियन यूनियन के 3 वज़राए खारिजा से मुलाकात भी है, जहां ये लोग डटे हुए हैं और डिफेंड कर रहे हैं और अटैक कर रहे हैं, उसी टाइम पे ये नेगोशिएशंस भी कर रहे हैं। तो सुप्रीम लीडर का एक बहुत क्लियर कट मैसेज है कि ईरान न तो दबाव में अमन चाहता है और न किसी दबाव के अंडर नेगोशिएशन करता है। अगर आप लड़ते हैं तो हम भी लड़ेंगे, अगर आप मिसाइल दागते हैं तो हम वापस कार्रवाई जवाब भी देंगे। तो मुझे लगता है अगर ये सीज फायर की तरफ नहीं गए तो शायद ये बहुत ही लंबे अरसे के लिए हम विटनेस करें कि ये जंग इसी तरह पायदार रहे। लेकिन इसमें मसला ये कि बेकौल नेतन्याहू ईरान के पास 20,000 मिसाइल के स्टॉक है और उनके पास उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट मुंतशिर हुई थी, उनके पास सिर्फ 11 दिन के लिए डिफेंस सिस्टम बाकी है। अब अगर ये 1 महीने के लिए जंग छड़ी जाती है तो मुझे लगता है आज भी अगर सीज फायर हो, द लास्ट विनर वुड बी ईरान डेफिनेटली। ठीक है जनरल साहब, जैसे कि बाकी साहब ने फरमाया कि जंग जो है वो फैल सकती है अगर ये सीज फायर नहीं होता। और दूसरा, जैसे अभी पहले उन्होंने कहा कि स्टॉक जो है, पहला स्टॉक तो कम का था और अभी जो लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं जो सजील के नाम से और बाकी जो चल रहे हैं, तो फिर सूरत हाल किस तरफ जा सकती है कि इजराइल तो बड़ा छोटा सा मुल्क है, 70% बड़ा मुल्क है ईरान इजराइल से,
तो उनके लिए तो ये जंग नहीं है, और ईरान तो कई दिहाइयों से हालत जंग में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद ब्लॉग साहब, बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट का, और इट्स अ प्लेजर बीइंग विद हुसैन बाकरी साहब। थैंक यू। और तमन्नाएं और दुआएं और के लिए और आवाम के लिए। पाकिस्तान इस वक्त खड़ा है ईरान के साथ डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, मॉरली, और उसके सबूत जो है वो अपने जो रेजोल्यूशन लेके गए सिक्योरिटी काउंसिल में, और फिर ईरान की पार्लियामेंट से जो जज्बात आए हैं, दैट रिफ्लेक्ट्स कि वेयर पाकिस्तान इज। तो इजराइल के बारे में पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। तो वही है जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमें बता कर गए हैं, वो उस वक्त तक वही रहेगा। ऑफ कोर्स इवॉल्विंग सिचुएशन है, इट्स अ क्रिटिकल सिचुएशन, ये कोई अच्छी सिचुएशन है, क्योंकि वॉर के डायनामिक्स चेंज हो गए। 8 साल वॉर लड़ी है ईरान ने, ईरान एज अ नेशन, उनकी जो डिटर्मिनेशन है, जो रिजॉल्व है, वो इट इज बियॉन्ड एनी डाउट, और उसी रिजॉल्व के ऊपर ही कॉम्बिनेशन लड़ती है। बट अभी डायनामिक्स थोड़े से चेंज हो गए, स्पेक्ट्रम्स चेंज हो गए हैं, जिसकी वजह से सिविलियन आबादी को जेनोसाइडल अप्रोचेस हो गई हैं, अनफॉर्चुनेटली, बट दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। और अब मुल्कों को तैयारी भी इसी चीज की करनी चाहिए। हमने भी पाकिस्तान में विटनेस की है कि टेररिज्म के नाम पे, टेररिस्ट कैंप्स के नाम पे आप मसाजिद को टारगेट करते हैं, फिर आप 4 साल की हवा मारते हैं, 7 साल का आप इर्तजा को शहीद करते हैं और कहते हैं ये टेररिस्ट है। तो दिस इज व्हाट द ग्राउंड रियलिटी इज। बट हैविंग सेड दैट, देखिए ये वॉर किसी मसले का हल नहीं है, ये एनिमिटीज ये डीप रूटेड हो जाती हैं, और डीप रूटेड चलती है। आप देखें ना, इजराइल की जो एप्लीकेशन हुई अपने रीजन में, या लेबनान में, हम छोटे छोटे थे तो बैरूत का सुना करते थे, हम जब टीवी लगाते थे तो वो बैरूत पे ही हो गया, तो अपने फादर से पूछते थे कि ये बैरूत में क्या है, क्या इश्यूज है, वो जंग बैरूत में हो रही थी, फिर मिडिल ईस्ट में एक जंग होती रही। तो इजराइल की पॉलिसी है कि वो परसू करता है, जहां जहां से उसको खतरा होता है वो उसी डायरेक्शन में जाता है। आपने इजराइल की साइज की बात की, उसकी कंपल्शन है कि वो जंग किसी और की सरजमीन पर लड़े। दैट्स व्हाई आपने कभी इजराइल को अपनी जमीन के ऊपर फाइट करते, इसलिए तो वो जेनोसाइडल एक्शन नेबरहुड में कर रहा है कि यहाँ तो एनिमी उसकी पहुंच ही ना हो, मेरे जो भी एनिमी। तो साथ साथ जिस मुल्क में उसका एनिमी क्रिएट होता है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जरूर है, लेकिन डायरेक्शनल है, वो एक डायरेक्शन में चलता है, जहां जहां वो अगर उसका वो ग्रेटर इजराइल की जेन्युइन एप्लीकेशन शुरू करता तो वो फिर पहले जॉर्डन में जाता जो ज्यादा होली लैंड है, इस तरह, तो वो जहां जाता है उसी तरफ जाता है, और वो वॉर को, जंग को अमेरिका की तरह दूसरे की सरजमीन पे रखना चाहता है, वो उसको सूट भी करता है, क्योंकि उसकी तो ईरान ने अभी कॉस्ट क्रिएट की है उसके, लेकिन अब उसको टारगेट जवाब आ रहा है ना, तो आ रहा है। तो देखिए, जंग शुरू आप अपनी मर्जी से करते हैं। कब 20 साल की हमने एप्लीकेशन देखी है वॉशिंगटन की अफगानिस्तान में, तो जो नोशन ऑफ विक्ट्री है, या जो विक्ट्री क्या है, या एंड स्टेट जो लिख रहा है, वो एक रगड तालिबान लिख रहा है। तो डायनामिक्स इसकी अपनी होती है। हैविंग सेड दैट, पूरा रीजन जितनी जो फैलेगी जंग, उतना रीजन को नुकसान होगा, कंट्रीज को नुकसान होगा। वी मस्ट गो फॉर द पीसफुल नेगोशिएशन, पीसफुल बातचीत। और देखिए, नेतन्याहू की तो पूरी कोशिश होगी, क्योंकि उसकी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है, वो प्रेसिडेंट ट्रंप है, यानी कि ट्रंप को इन्वॉल्व कर ले, क्योंकि ट्रंप के बगैर न्यूक्लियर और पॉलिसी कैप्चुलेशन, और चाहता भी यही है कि अमेरिका जो है इस जंग में कूद पड़े। वो कब से इसकी कोशिश कर रहा है, वो कब से इसकी कोशिश, इतनी पीसफुल चीजें होंगी वो उनको रोकेगा, क्योंकि नेतन्याहू पॉलिटिकली ही इज गॉन, चाहे जंग जीते हारे जो भी है, his time is over। तो वो उसकी एग्जिट स्ट्रेटजी है कि किसी तरीके से अमेरिका को बैटन हैंड ओवर करे, ये फिर खुद उससे निपटते रहेंगे। और अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका के लोग इस वक्त जिस पॉलिसी पे ये इलेक्शन लड़के प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं, और अमेरिका की मेजॉरिटी जो है वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी वॉर। आपने कल भी देखा होगा व्हाइट हाउस के सामने मुजाहरे शुरू हो गए हैं, लोग इसके खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने सबक सीखा है कि ये दूसरों की जंगों में जब भी अमेरिका गया तो अमेरिका का नुकसान हुआ है। अमेरिका के देखे अपने टारगेट जरूर होंगे, बट मैं अपरेंटली समझता हूँ कि इस वक्त इंटिमिडेशन कोएर्शन हो रही है फॉर नेगोशिएशन, लेकिन आई डोंट थिंक, आई एम नॉट फोरसीइंग कि ईरान कभी भी पॉलिसी कैप्चुलेशन को, इजराइल की अपनी आवाम जो है वो भी एहतजाज कर रही है कि जंग रोको भाई, हम जो कहना आसान है जी, दूसरे के घर में आग लगाना। इस वक्त तो जो एक वन लाइनर आखिरी कह दूं, जंग है ही कि सबसे ज्यादा पेन कौन इन्फ्लिक्ट करता है, और सबसे ज्यादा पेन बर्दाश्त कौन करता है, जंग वही जीतेगा। एग्जैक्टली। आतिफ साहब ने ज्वाइन किया, मोहम्मद आतिफ साहब शुक्रिया वक्त देने का। सर बताइएगा, कल बड़ी अहम मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की और डोनाल्ड ट्रंप की, तो इस मुलाकात को कैसे देख रहे हैं कि जारी बात है मशरक़ वस्ता की सूरत यहाँ पे बात हुई होगी, उसमें चीज़ें डिस्कस हुई हैं, ईरान इजराइल जंग है, पाकिस्तान की सूरत हाल है, और क्या अपडेट्स क्या है आपके पास सर?
जी देखिए, मीटिंग बहुत अच्छी थी, ईरान उसमें डिस्कस हुआ है और पाकिस्तान ने ये कहा है कि इस लड़ाई को जल्द से जल्द रोकना सबके फायदे में है। पाकिस्तान के कंसर्न्स न सिर्फ एक बरादर इस्लामी मुल्क के तौर पर ईरान के लिए हैं, बल्कि उस खित्ते के भी हैं, उस रीजन के हैं जो पहले से एक बहुत ही वोलेटाइल पोजीशन में है। गुज़िश्ता कई दिहाइयों से अफगानिस्तान की सूरत हाल हमारे सामने है, उसके बाद शाम की सूरत हाल हमारे सामने है, इराक की सूरत हाल हमारे सामने है। तो पाकिस्तान की जो फोकस है वो ये है कि किसी तरह से इसको रोका जाए और रोक कर ईरान से दोबारा बातचीत शुरू की जाए, डायलॉग किया जाए और डायलॉग का रास्ता अपनाकर किसी सोल्यूशन पे पहुंचा जाए। सदर ट्रंप भी नहीं चाहते हैं कि वो ईरान के साथ जंग करें, उन्होंने पहले भी कहा था कि वो जंग नहीं करना चाहते। और ओवरऑल जो अमेरिका में सदर ट्रंप के बारे में एक इंप्रेशन बना हुआ है वो यही है कि वो एंटी वॉर प्रेसिडेंट है, लेकिन उनके होते हुए ही इजराइल ने ये एक जंग कह लीजिए शुरू कर दी है, जिसपे अमेरिका की आशीर्वाद इस हद तक तो इजराइल को हासिल है कि अमेरिका इजराइल को रोक नहीं रहा बल्कि कुछ सपोर्ट भी दे रहा है। अटैक्स करने के लिए सपोर्ट अगर नहीं भी दे रहा तो ईरानी सरजमीन पर जो रॉकेट्स और ड्रोन आ रहे हैं उनको रोकने के लिए सपोर्ट दे रहा है। फिर इजराइल के पास जो असलहा है उसमें एक बड़ी जो मिकदार है वो अमेरिकी असलहे की है, जो कि उसको एड के तौर पर मिलता है। तो इजराइल वो असलहा भी इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान का कंसर्न यही है कि इससे न सिर्फ ये कि खित्ते का जो अमन है वो मजीद बिगड़ेगा, खित्ते में सिक्योरिटी सिचुएशन मजीद बिगड़ेगी, बल्कि पाकिस्तान पर उसका असर होगा, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर शेयर करते हैं। और अगर ईरान पर एक बहुत बड़े स्केल की वॉर इजराइल करता है तो ईरान के लोग जो हैं वो रिफ्यूज के लिए पाकिस्तान की तरफ भी आ सकते हैं। और अगर एक इंस्टेबिलिटी इराक जैसी आ जाती है ईरान में तो पाकिस्तान के लिए उसकी कॉस्ट और भी ज्यादा बढ़ सकती है। मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना हो सकता है। अब अगर हम उस मीटिंग में पाकिस्तान को क्या मिला इसकी बात कर लें, चूंकि आपने सवाल इस मीटिंग के हवाले से किया है, तो पाकिस्तान को बहुत कुछ मिला है जी। सबसे पहले एक्सेप्टेंस मिली है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को, पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिसी है उसको एक्सेप्टेंस मिली है। डिफेंस डोमेस्टिक पॉलिसी, नॉट द अदर वन। पॉलिटिकल पॉलिसी जो है उसका यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर है व्हाइट हाउस पर और जो दीगर लॉ मेकर्स हैं उन पर, लेकिन जहां तक डिफेंस का ताल्लुक है और पाकिस्तान का रोल है उस रीजन में उसको एक्सेप्टेंस मिली है। जो पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ काम करते हुए इंडिया के साथ सीज फायर किया था उसको एक्सेप्टेंस पहले से मिल रही थी, लेकिन आई थिंक ये उसी का स्टेप 2 था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये एक्सेप्ट करके फिर उसको ऑनर किया कि उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में मदऊ किया। तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि किसी मुल्क के फौजी नॉन रूलिंग फौजी सरबराह को, वैसे तो जनरल मुशर्रफ भी जनरल होते हुए व्हाइट हाउस आ चुके हैं, वो एज ए प्रेसिडेंट गए थे ना जी, वो एज ए प्रेसिडेंट गए थे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि नॉन रूलिंग हेड ऑफ मिलिट्री को बुलाया गया है व्हाइट हाउस में, और व्हाइट हाउस में बुला के एक मरतबा फिर उनके इक़दामात की तारीफ की गई है। एक्नॉलेज किया गया है कि जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो सीज फायर हुआ